Hello students. So what we were discussing about first chapter, resources of India. We have covered first resource, that is soil, and second water, and now today we will discuss our third resource, that is forest. ओके आज हम पढ़ेंगे थर्ड रिसोर्स के बारे में जो है फॉरेस्ट. ओके, सो लेट्स बिगन आवर क्लास. फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ यूजेस एंड देयर कंजर्वेशन. अब हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट में, हम आज के लेक्चर में सिर्फ यूजेस पढ़ेंगे. फॉरेस्ट के क्या यूजेस हैं, चाहे वो इनडायरेक्ट हो या डायरेक्ट हो. इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्टली फॉरेस्ट हमें हेल्प नहीं कर रहे हैं. ओके, और डायरेक्ट मीन्स जो भी फॉरेस्ट से प्रोड्यूस हमें मिलता है, जो हम कंज्यूम करते हैं, वो डायरेक्ट बेनिफिट्स होंगे. ओके, सो हम इनडायरेक्ट और डायरेक्ट बेनिफिट्स की बात करेंगे. ओके, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से. ओके, सो आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छे से देखना है और इस क्वेश्चंस को याद भी करने हैं आपको कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट, दैट इज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. Large area of earth surface with dominance of trees in form of natural vegetation are known as forest. जो बहुत बड़े एरिया होते हैं, ओके, फॉरेस्ट आपको पता होगा, जंगल कैसे होते हैं, बहुत बड़े एरिया में. ओके, बहुत बड़ी एरिया में बहुत सारे ट्रीज़ वहाँ पर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वेजिटेशंस होती हैं. ओके, ये होता है फॉरेस्ट. ओके, जो कि हमें लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं. ऑक्सीजन के साथ साथ जो इवापोरेशन वहाँ से होता है, हमें बारिश जो रेन होती है वो भी फॉरेस्ट काफ़ी हेल्प करते हैं होने में. ओके, forests are the valuable gift of nature. They are the important natural sources. It is estimated that originally 1/4 part of the earth was covered by forest, but the forest covering have been recklessly destroyed by man for agriculture. Okay, जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, जब अर्थ ऑरिजिनेट हुआ था, उस टाइम पर 25% जो था वो फॉरेस्ट था. सोचो आप, पूरे अर्थ में 25% फॉरेस्ट था. ओके, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, ओके, पॉपुलेशन बढ़ी तो पॉपुलेशन ने अपने यूज़ के लिए पेड़ों को काटने लगे. किस किस चीज़ के लिए? एग्रीकल्चर के लिए काटने लगे. और किसके लिए? हाउस बनाने के लिए, फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़. ओके, इन सब चीज़ों के लिए लोग, पॉपुलेशन क्या करती गई, जो पीपल्स थे वो क्या करते गए, ये फॉरेस्ट को काटते गए और आज की कंडीशन ये है कि फॉरेस्ट अब बहुत कम देखने को मिलते हैं. ओके, Therefore now only 15% area of the earth surface is covered by forest. इसलिए अभी हमारे पूरे वर्ल्ड में अगर हम परसेंटेज देखें फॉरेस्ट का, अब वो 25 से 15% हो गया है. So it is very bad condition. Okay, because फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है, और अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे then how can we live? Okay, इसलिए आजकल सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि प्लांटेशन किया जाए, ट्रीज़ लगाए जाएं. ओके, नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ एन एरिया, क्लाइमेट एंड सॉइल. Distribution of natural vegetation is uneven because location, soil condition and climatic condition are not same. Variety of forests are found in India due to varied climate condition and uneven topography. Okay, so previous lecture में हमने soil के बारे में पढ़ा था. soil के बारे में मैंने बताया था कि जैसे जैसे soil vary करती है, vary मतलब change होती है, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ का वेजिटेशन भी चेंज होता है. ओके, और क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉइल भी वेरी होती है.
क्लाइमेट अलग होगा तो सॉइल भी अलग होगी, और सॉइल अलग होगी तो वेजिटेशन भी अलग अलग पाया जाएगा हर एरिया में। ओके, सो इंडिया में अलग अलग टाइप के क्लाइमेट है, तो वहाँ सॉइल भी अलग टाइप की होगी, और सॉइल अलग होगी तो वेजिटेशन भी अलग होगा। According to Botanical Survey of India, about 47,000 species of plants are found, out of which 5,000 species are found only in India. On the basis of distribution, these are of type of Indian forest. हमारे कंट्री में बहुत टाइप की स्पीसीज़ मिलती है, अलग अलग प्लांट्स की स्पीसीज़ आपको पता होगा, मीन्स वेराइटी। ओके, अलग अलग टाइप होना, स्पीसीज़ का मतलब यही होता है किसी भी चीज़ की अलग अलग स्पीसीज़ होना, मीन्स नस्ल होना। जैसे डॉग्स होते हैं, डॉग्स सब एक टाइप के नहीं होते। ओके, कुछ जर्मन शेफर्ड होंगे, कुछ लैब्राडॉग होते हैं, कुछ हस्की होते हैं। ओके, सो जो एक ही चीज़ में जो वैरायटी होती हैं उसे स्पीसीज़ बोलते हैं। ओके, सो प्लांट्स में भी स्पीसीज़ होती हैं। ओके, जैसे कि आप उसे ले लो, रोज़ का जो फ्लावर होता है, रोज़ के फ्लावर सिर्फ एक ही टाइप का नहीं होता, उसमें अलग अलग टाइप के मिलेंगे, आपको वाइट भी मिलेगा, रेड भी मिलेगा। ओके, आपको ऑरेंज भी मिलेगा। ठीक है, सो जो एक ही टाइप की चीज़ में जो वैरायटी आपको मिलती है उसे कहते हैं स्पीसीज़। ठीक है, सो जो प्लांट्स की जो स्पीसीज़ हैं हमारी कंट्री में 5,000 स्पीसीज़ पाई जाती हैं। ओके, और हमारे यहाँ 5 टाइप के आपको फॉरेस्ट मिलेंगे। ओके, एक है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, एक मॉनसून फॉरेस्ट, और एक ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डेल्टा रीजन और हिमालयन फॉरेस्ट। देखो, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन सा होता है? ट्रॉपिकल, जैसे आपको पता होगा, जो हमारा अर्थ है इसमें बीच में से एक लाइन गई है, मीन्स एक इमेजनरी लाइन है, रियल में ऐसी कोई लाइन नहीं होती। ये साइंटिस्ट ने एज्यूम की है कि यहाँ इक्वेटर है। ओके, इक्वेटर के ऊपर क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहाँ क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, सो अब हम इसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। सो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या होंगे? जो ट्रॉपिक रीजन में जो फॉरेस्ट होते हैं उन्हें बोलते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ओके, सो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हमारा इंडिया कहाँ है? इसी रीजन में है। आपको पता होगा कि हमारे इंडिया के बिल्कुल सेंटर पार्ट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन निकलती है। सो हमारा इंडिया यहाँ है। ओके, सो जितने भी इस एरिया में जो फॉरेस्ट हैं वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहलाएंगे। और एवरग्रीन क्यों कहलाते हैं? एवरग्रीन ऐसे जहाँ वो जो फॉरेस्ट होते हैं, जो ट्रीज़ होते हैं, वो अपने पत्ते नहीं छोड़ते, क्योंकि वहाँ हमेशा बारिश होती है। सो वो एवरग्रीन मतलब हमेशा ग्रीन होते हैं। और इंडिया में ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ हमेशा बारिश होती है? और ज़्यादातर ये नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है। तो यहाँ पर होते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। Okay, I hope you understand. Now second is monsoon forest. Monsoon forest क्या होता है? जो मॉनसून जो रेनी सीज़न होता है उस टाइम पर जो हवाएं आती हैं, हवा से जो बहुत ज़्यादा जो एवापोरेशन होता है, फिर बारिश होती है, उससे जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उन्हें मॉनसून फॉरेस्ट। मॉनसून कहाँ से आता है? यहाँ से आता है, इक्वेटर से के नीचे से, यहाँ से जो हवाएं चलती हैं। ओके, सो यहाँ कोस्टल रीजन में, ओके, और भी एरिया में जो बारिश होती है, फिर जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उन्हें मॉनसून फॉरेस्ट कहते हैं। मॉनसून मैंने बताया क्यों कहते हैं? जो मॉनसून की हवाएं आती हैं, ओके, वहाँ जो मॉनसून की हवा से जो बारिश होती है उन्हीं को बोलते हैं मॉनसून फॉरेस्ट। वहाँ पर जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। ओके, वो 2 टाइप के होते हैं, वेट मॉनसून, ड्राई मॉनसून। वेट मैंने बताया है जहाँ पर बारिश होगी ज़्यादा तो वो वेट रहेंगे, और ड्राई वो रहेंगे जिनमें मीन्स मीडियम रेनी सीज़न रहता है। ओके,
नाउ ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वही मैंने बताया पहले। एवरग्रीन कौन सा था? आसाम साइड बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ओके, सो वहाँ एवरग्रीन रहते हैं, हमेशा हरे भरे पेड़ रहते हैं, कभी पत्ते नहीं झड़ते उनके। और आप अगर वेस्ट साइड आ जाओ यहाँ पर, तो यहाँ पर ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमेशा 12 महीने पानी नहीं गिरता। फॉरेस्ट ऑफ डेल्टा रीजन, डेल्टा भी मैंने कल बताया था, जो गंगा है, यमुना है और ब्रह्मपुत्र हैं, जब ये समुद्र से जाकर मिलती हैं उससे पहले ये बहुत ज़्यादा बट जाती हैं, मतलब उनका जो फ्लो होता है, फ्लो की जो लाइन होती है, एक दिशा होती है, डायरेक्शन, वो चेंज होकर बहुत सारी स्ट्रीम्स में वो टूट जाती हैं, ओके। फिर यहाँ पर इस एरिया में जो डेल्टा होते हैं, इन्हीं को डेल्टा बोलते हैं। इसी डेल्टा रीजन में जो बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट ओरिजिनेट हो जाते हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं, ओके, उनको बोलते हैं हम डेल्टा रीजन फॉरेस्ट। आपने शायद सुंदरबन के जंगल सुना होगा, वो बांग्लादेश के यहाँ जो ब्रह्मपुत्र अपनी डेल्टा बनाती है, वहाँ के फॉरेस्ट हैं, जो वेस्ट बंगाल में भी हैं, हमारे इंडिया में, ओके। लास्ट इज़ हिमालयन फॉरेस्ट। हिमालयन आपको पता ही होगा, जो जम्मू कश्मीर से लेके आसाम तक जो लाइन गई हुई है माउंटेन्स की, वहाँ पर जो फॉरेस्ट और जो ट्रीज़ होते हैं वो हिमालयन फॉरेस्ट होते हैं, ओके। इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट टू नेशनल इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होती है? अर्थव्यवस्था। देश की अर्थव्यवस्था में फॉरेस्ट कैसे हेल्पफुल हैं, ओके, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फॉरेस्ट आर नेशनल वेल्थ इन इंडिया। अबाउट 20.64% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया इज़ अंडर फॉरेस्ट। हमारे कंट्री में कितना परसेंट है जोग्राफिकल एरिया? मतलब हमारा जो पूरा इंडिया है, ओके, हमारा इंडिया है, इसके पूरे जो ज्योग्राफिकल एरिया, मतलब हमारी जो ज्योग्राफी है, हमारा जो भूभाग है इंडिया का, उसमें फॉरेस्ट कितना है? 20.64%, 20.64%, ओके। दिस इज़ 1% ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट एरिया। पूरे वर्ल्ड का फॉरेस्ट एरिया ले हम तो ये हमारे इंडिया का 1.7% माना जाता है। और अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो 20.64% हमारा इंडिया कवर है फॉरेस्ट से, ठीक है। द कंट्री पोजेज एन एवरेज 0.11 हेक्टेयर पर पर्सन एरिया अंडर फॉरेस्ट। वेराइटी ऑफ अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉरेस्ट आर फाउंड। मेजॉरिटी ऑफ हार्डवुड ट्रीज आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। अब इस फॉरेस्ट में मैंने बताया कि क्लाइमेट अलग अलग है, माउंटेन में अलग फॉरेस्ट हैं, ओके, डेल्टा रीजन में अलग फॉरेस्ट हैं, ओके, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अलग हैं, एवरग्रीन अलग हैं, ड्राई अलग हैं, वेट फॉरेस्ट अलग हैं, ओके। सो जो क्लाइमेट अलग अलग है तो वहाँ पर जो पाए जाने वाले ट्रीज़ होंगे वो भी बहुत अलग अलग होंगे, ओके, ये तो ऑब्वियस सी बात है। सो अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द डायरेक्ट बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट। डायरेक्ट बेनिफिट्स क्या हैं हमें फॉरेस्ट से? फर्स्ट, फॉरेस्ट प्रोवाइड्स वुड। आपको पता है फॉरेस्ट में क्या आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा? ट्रीज़ मिलेंगे, ट्रीज़ मिलेंगे, ओके। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? डायरेक्ट बेनिफिट्स, मतलब हम फॉरेस्ट से डायरेक्ट लाभ ले रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट्स फ्रॉम फॉरेस्ट, ओके। सबसे पहले ट्रीज़ रहेंगे, सबसे ज़्यादा ट्रीज़ से हमें क्या मिलता है? वुड। वुड मतलब जो लकड़ियाँ होती हैं, ओके।
और आपको अलग अलग टाइप की मिलेंगी, जो शागुना की होती हैं, देवदार की होती हैं, ओके, सैंडलवुड कह लो, एबनूज, शीशम, पाइन, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ओके। सो ये वुड काफ़ी हेल्प करते हैं हमारे डेली लाइफ में। कैसे हेल्प करते हैं? आपके घर में बेड होगा वो वुड का बना होगा, आपके घर में चेयर होगी, ओके, आपके घर में गेट होंगे, विंडोज़ होंगी, ओके, फर्नीचर होगा, वो सब किससे बनते हैं? वुड से बनते हैं, ओके। सो सबसे डायरेक्ट बेनिफिट क्या हुआ है इसका कि ये फर्नीचर की जो भी इंडस्ट्री है वो डायरेक्टली बेनिफिट कहाँ से है? फॉरेस्ट से, ओके। सबसे पहला क्या हो गया? फॉरेस्ट प्रोवाइड्स वुड, ओके। सेकंड, फॉरेस्ट प्रोवाइड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें जो हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं, जैसे कि सबसे पहले लाख, टैनिंग मटेरियल, गम, हनी। सेकंड, गम आपको फॉरेस्ट में ही से ही ये प्रोवाइड होती हैं। हनी आप जानते हो, जो शहद होता है, जो बड़े बड़े छत्ते लगे होते हैं पेड़ पर, ओके, वहाँ से वो हनी लेते हैं। गम भी एक पेड़ होता है, ओके, वहाँ से तो अलग अलग चीज़ें वहाँ से मिलती हैं। और भी हैं लाख, लेदर, ऑयल, हर्बल मेडिसिन मतलब वहाँ पर ऐसी औषधियाँ होती हैं, ओके, जो वहीं पर जो है ना जंगल होते हैं वहीं पर वो पाई जाती हैं, ओके। सो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी हैं जो हमें वहाँ से मिलती हैं, ओके। देन ग्रेजिंग लैंड फॉर एनिमल्स। अब फॉरेस्ट में ग्रेजिंग लैंड भी मिलेगा आपको। ग्रेजिंग लैंड कैसा? जो मैंने बताया था, जो गाय, भैंस, बकरियाँ, इनको चरने के लिए, चरना मतलब जो वो खाते हैं, घास खाते हैं, तो फॉरेस्ट में जो नीचे का जो एरिया होता है, जितने जगह फॉरेस्ट लगे उसके अलावा भी जो एरिया होता है नीचे का, ज़्यादातर वहाँ पर घास उगी रहती है, ओके। सो जो एक एज अ फूड काम करती है एनिमल्स के लिए, ओके। सो ये एक डायरेक्ट बेनिफिट है, ग्रेजिंग लैंड होता है वहाँ पर, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट मिलती है। एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगी आपको? कि मैंने बताया जैसे अभी कि वहाँ से वुड मिलता है आपको, ओके, लकड़ी मिलती है। लकड़ी के अलावा आपको गम, हनी, लेदर, लाख, ये सब मिलता है। अब ये काम कौन करेगा? ह्यूमंस करेंगे। जो ह्यूमंस वहाँ जाकर ये इकट्ठा करते हैं, ये रॉ मटेरियल, इन्हें कच्चा माल ही कहेंगे क्योंकि उसे ह्यूमंस फिर चेंज करते हैं एज अ प्रोडक्ट में, ओके। सो वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करवाते हैं। एम्प्लॉयमेंट, ओके, ये एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करवाते हैं, ओके। फॉरेस्ट प्रोवाइड मटेरियल फॉर बेसिक इंडस्ट्रीज़। बेसिक इंडस्ट्रीज़ के लिए भी प्रोवाइड करवाते हैं। बेसिक इंडस्ट्रीज़ कैसी? सबसे पहले तो आप वुड से ले लो फर्नीचर की इंडस्ट्री, वुड इंडस्ट्री कह सकते हैं आप, ठीक है। वुड्स जो रहता है, जो ट्रीज़ होते हैं, ट्रीज़, बैम्बू मतलब जो बांस होते हैं, वो किस में हेल्प करते हैं? पेपर इंडस्ट्री, जो पेपर होते हैं, पेपर बनते हैं, उसमें हेल्प करते हैं। मैच इंडस्ट्री, मैच आपको पता होगा, जो माचिस बनती हैं उसकी इंडस्ट्री में, ठीक है। तो जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ होती हैं, बेसिक इंडस्ट्रीज़ का मतलब क्या होता है? ऐसी बेसिक चीज़ें, ओके, जो आपको डेली में यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे पेपर इंडस्ट्री है, पेपर डेली लाइफ में आपको ज़रूरत पड़ते हैं, ख़ास करके जो स्कूल कॉलेजेस होते हैं, स्टूडेंट्स की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ओके। जो वुड होता है जिससे फर्नीचर बनता है, ये बेसिक लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओके। मैच स्टिक, ओके। सो ये बेसिक इंडस्ट्री में भी एज अ रॉ मटेरियल के लिए डायरेक्ट बेनिफिट्स देते हैं फॉरेस्ट।
ना फॉरेन एक्सचेंज कैसे होगा? देखो, फॉरेस्ट प्रोवाइडर्स लाख, टर्पन ऑयल, सैंडलवुड ऑयल, आर्टिस्टिक मेड अप वुड विच आर एक्सपोर्टेड टू फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन में जो हमारे फॉरेस्ट में जो प्रोड्यूस होता है, जैसे हर्बल मेडिसिन्स हैं फॉरेस्ट में जो मिलती हैं हमें, ओके, ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ होती हैं, ओके, जो फॉरेन के फॉरेस्ट में भी वो नहीं पाई जाती, तो वो हम एक्सपोर्ट करेंगे विदेश में, दूसरी कंट्रीज़ में, तो वो वहाँ से हमें जो उसके रिटर्न में जो एक्सचेंज मिलेगा उसी को फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं, जो हमें मनी मिलेगी एक्सचेंज में, ओके। सो हमारा फॉरेस्ट के कारण फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ेगा इंडिया में, ठीक है। आपको फॉरेन एक्सचेंज समझ आया? ओके, जो फॉरेन से हमें एक्सचेंज मिलता है, एक्सचेंज मीन्स आपने प्रोडक्ट दिया यहाँ से और उन्होंने आपको एक्सचेंज में आपको मनी दी, सो दिस इज़ फॉरेन एक्सचेंज, ओके। हेल्प इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वही मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि छोटी से छोटी इंडस्ट्रीज़ में ये बहुत हेल्प प्रोवाइड करते हैं, ओके। चाहे हनी हो, वैक्स हो, एक, ओके। और तेंदुपत्ता भी आपको पता होगा, जो हमारा एमपी में तेंदुपत्ता बहुत ज़्यादा मिलता है। तेंदुपत्ता होता है जिससे जो बीड़ी होती हैं वो बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, उसी की बनती हैं एक्चुअली, ओके। सो वो कहाँ से मिलती हैं? वो फॉरेस्ट में जो एक ट्री होता है उसी से वो तेंदुपत्ता मिलता है, ठीक है। सो ये डायरेक्टली बेनिफिट करती हैं इंडिया को। कैसे कैसे मैंने बताया, एम्प्लॉयमेंट में भी काफ़ी हेल्प करती हैं, ओके। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, अर्निंग होती है उससे, ओके। सो ये इकनॉमी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। रिवेन्यू जनरेशन, रिवेन्यू आपको पता ही है, रिवेन्यू मतलब आपको प्रॉफिट मिलना किसी भी चीज़ से। सो जो फॉरेस्ट है उससे गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा रिवेन्यू मतलब लाभ मिलता है, क्योंकि वो इन्हीं प्रोडक्ट्स को या तो आम जनता में बेचेंगे या तो फॉरेन में बेचेंगे, जिससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होता है, रिवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम द फॉरेस्ट। इनडायरेक्ट बेनिफिट क्या होते हैं? कंट्रोल सॉइल इरोजन, वी हैव कवर्ड सॉइल इरोजन इन आवर प्रीवियस लेक्चर। मैंने आपको बताया था कि सॉइल इरोजन क्या होता है, कि जो हवा पानी से जो सॉइल की जो अपर लेयर ऑफ सॉइल है उसका इरोज हो जाता है, वो हट जाती है। और मैंने ये भी बताया था आपको कि फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, वो जो सॉइल है, जो फर्टाइल सॉइल है उसे बनाकर रखते हैं, ओके। तो सबसे पहला इनडायरेक्ट बेनिफिट्स, अब हम पढ़ रहे हैं इनडायरेक्ट बेनिफिट्स, जो हमें डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट कर रहे हैं। इनडायरेक्ट बेनिफिट्स, ओके। इनडायरेक्ट बेनिफिट सबसे पहले कंट्रोल सॉइल इरोजन, जो सॉइल इरोजन होता है उसे कंट्रोल करता है, ओके। देन कंट्रोल द क्लाइमेट, क्लाइमेट को कंट्रोल करता है कैसे? फॉरेस्ट एक्ट एज अ स्पीड ब्रेकर्स टू विंड विच चेक द वेलोसिटी ऑफ हॉट एंड कोल्ड विंड, द क्लाइमेट ऑफ फॉरेस्ट एरिया रिमेन्स टेम्परेट, ओके। जो फॉरेस्ट होता है वो कैसे स्पीड ब्रेकर की तरह काम करता है विंड के लिए, विच चेक द वेलोसिटी ऑफ हॉट एंड कोल्ड। अगर यहाँ पर एक फॉरेस्ट है, यहाँ से बहुत ज़्यादा हवाएं आ रही हैं, चाहे वो हॉट हो चाहे वो कोल्ड हो, ओके। सो वो जिस स्पीड से आ रही हैं वो इस जगह जब फॉरेस्ट पड़ता है बीच में, वो उसे कहीं ना कहीं कंट्रोल कर देती हैं, ओके। जिससे कि जो बहुत तेज़ हवाएं हैं, ओके, जो तूफ़ान की जो कंडीशन बन जाती है वो कंट्रोल में हो जाती है, ओके। सो स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं क्या? फॉरेस्ट। जो हॉट या कोल्ड विंड आती हैं बहुत तेज़, उन्हें रोकने का काम करता है फॉरेस्ट। Now check flood. Speed of water is reduced by the existence of forest. Water is absorbed by the trees. The force of water is reduced by the extensive forest cover. अब check flood भी करती हैं ये। फ्लड का मतलब क्या होता है? बाढ़ आ जाना, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा पानी गिरना और इतना फ्लो हो जाना कि आपने देखा होगा कई
बहुत सारे जो सिटीज़ हैं वो पूरी जलमग्न हो जाती हैं, पूरी जो पानी है उससे भर जाती हैं। ओके, सो अगर किसी जगह फॉरेस्ट हो तो वहाँ भले ही बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा हो, वो क्या कर लेती हैं, उसे चेक कर लेती हैं और रोक लेती हैं। मतलब एक फॉरेस्ट एरिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर बाढ़ की अगर कोई कंडीशन बनती भी है तो वहाँ जो बहुत सारे जो ट्रीज़ होते हैं वो पूरे पानी को ना एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, वो उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वहाँ पर जो कॉन्टीन्यूस फ्लो, जो फ्लड में क्या होता है, कॉन्टीन्यूस फ्लो होता है जो वाटर का, अगर सिटी में होता है तो वहाँ पर वो पानी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। लेकिन अगर फॉरेस्ट हो तो फॉरेस्ट क्या करते हैं, उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, जिससे कि जो फ्लो है वो कम हो जाता है और उसके कारण ही जो फ्लड की जो कंडीशन है वो ख़त्म हो जाती है। कंट्रोल एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट एरिया। ओके, डेजर्ट एरिया इससे बनते नहीं हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक डेजर्ट का भी आपको एक एग्जांपल दिया था। कैसे दिया था मैंने, कि अगर वहाँ पर फॉरेस्ट होंगे, ओके, अगर फॉरेस्ट हैं तो वहाँ पर बारिश होती है। ओके, बारिश होती है तो फिर से वेजिटेशन उगता है, और अगर हम पेड़ को काट देते हैं तो वहाँ पर पानी भी नहीं गिरता और वहाँ पर डेजर्ट बन जाता है। डेजर्ट मीन्स वहाँ पर कोई वेजिटेशन नहीं होती। डेजर्ट की एक सिंपल डेफिनेशन है, द प्लेस वेयर नो वेजिटेशन अकर। ओके, सो फॉरेस्ट हेल्प करते हैं किसमें, डेजर्टिफिकेशन ना हो। ओके, जहाँ पर फॉरेस्ट होंगे तो आप वहाँ नहीं देखोगे कि कहीं बंजर भूमि है। ओके, जहाँ फॉरेस्ट होते हैं वो हमेशा वहाँ एवरग्रीन होता है। ओके, और डेजर्ट कैसे बनते हैं, अगर आप उस जगह पर पूरे पेड़ काट दो, ओके, सो उसके अगर फॉरेस्ट के कारण ही ज़्यादातर रेन होती है, सो रेन भी नहीं होगी, रेन नहीं होगी तो कोई वेजिटेशन नहीं उगेगा, और वेजिटेशन नहीं उगेगा तो वो पूरी की पूरी जो लैंड है वो खाली हो जाएगी। ओके, और वो बन जाएगा डेजर्ट। तो डेजर्ट ना बने। सो इनडायरेक्ट बेनिफिट्स में यही बताया गया है कि फॉरेस्ट हेल्प करते हैं किसी भी लैंड को डेजर्ट ना बनने के लिए। ओके, रेन बियरर फॉरेस्ट आर कंसिडर एज रेन बियरर। फॉरेस्ट के कारण ही सबसे ज़्यादा रेन होती है। ओके, इंक्रीज वाटर लेवल इन पॉन्ड्स, टैंक, रिवर, स्ट्रीम इज़ मेंटेन बाय दैम। ओके, जब बारिश होगी, बारिश के कारण ही जो सरफेस वाटर जो होता है वो रिचार्ज होगा और ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा। ओके, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, लीव्स ऑफ ट्रीज फॉल इन द फॉरेस्ट एरिया, डिकम्पोज एंड मेक सॉइल फर्टाइल। ओके, दैट थिंग ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि ये एक ट्री है। ओके, ट्री से जो अगर पत्ते जो गिरते हैं यहाँ पर, वो जो पत्ते नीचे गिरते हैं वो सड़ने लगते हैं, कुछ दिनों बाद सड़ने लगेंगे, सूखे हो जाएंगे। ओके, डिकम्पोज हो जाएंगे। वो डिकम्पोज नीचे जो सॉइल है उसमें मिक्स हो जाएंगे। ओके, और मिक्स होने के बाद वो क्या बना देंगे, ह्यूमस। और ह्यूमस मैंने बताया था सॉइल की फर्टिलिटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सो फॉरेस्ट क्या करते हैं, सॉइल को बहुत ज़्यादा फर्टाइल बनाते हैं। Effects on quality of oxygen. Forest is helpful in increasing quality of oxygen. If the erosion of trees are becoming continue, then there would be a lack of oxygen in environment. It would be difficult to serve of human being due to lack of oxygen. अगर फॉरेस्ट होंगे, ट्रीज़ होंगे हमारे देश में, हमारे पूरे वर्ल्ड में, ओके, जितनी क्वांटिटी में होना चाहिए, देन हमें कभी भी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम नहीं होगी। जो कि अब आजकल क्या हो रहा है, CO2 जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका जो परसेंटेज है काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, सो हमें फॉरेस्ट जो होते हैं वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ओके, एक इफ़ेक्टिव क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन हमें कब मिलेगी, जब हमारे पास एक इफ़ेक्टिव और एक क्वालिटी फॉरेस्ट होगा। ओके,
नेचुरल ब्यूटी, फॉरेस्ट अट्रैक्ट टूरिस्ट एज दे इंक्रीज द नेचुरल ब्यूटी। अब ये तो जाहिर सी बात है, आपको भी जहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट होता है, बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं, वेजिटेशन होती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत सुंदर लगता है। आप पार्क किस लिए जाते हो? क्योंकि ग्रीनरी आपको बहुत पसंद होगी। ओके, सो फॉरेस्ट जो हैं वो एक नेचुरल ब्यूटी की तरह हैं। ओके, नेचुरल ब्यूटी जो प्राकृतिक है, ओके, आपको वो बहुत ज़्यादा भाती है। आपका जो माइंड है वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है अगर आप ग्रीनरी में जाते हो। और अगर ग्रीनरी ही नहीं रहेगी तो जो आप सिटीज़ को, बिल्डिंग्स को देखकर तो खुश नहीं होगे। ओके, सो एक नेचुरल ब्यूटी के लिए भी फॉरेस्ट कंट्री में होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो टिल नाउ वी हैव कवर्ड 2 टॉपिक्स, व्हाट आर द डायरेक्ट बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट एंड व्हाट आर द इनडायरेक्ट बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट। ओके, सो टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ओके, और कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। Okay, so till then you start study about this chapter. ओके, आप इस चैप्टर को पढ़ो। अगर आप, मैंने अभी तक जितना भी पढ़ाया है, ओके, मैं 3 रिसोर्सेज एटलीस्ट मैंने कवर कर दिए हैं। ओके, सो अगर इन रिसोर्सेज में आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, सो यू डोंट वरी अबाउट इट, यू कैन मैसेज मी एट एनी टाइम। ओके, सो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, आपको कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड मेक योर नोट्स एंड स्टार्ट लर्निंग योर चैप्टर्स। ओके।